ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीली। शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से। पहली खबर, रामनवमी पर सियासी वार पलटवार के बीच बंगाल में जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में रखी राम मंदिर की नींव। अयोध्या में सूर्यदेव ने किया रामलला का भव्य श्रृंगार। दूसरी खबर, वक्फ बिल के समर्थन में दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में बीजेपी ने निकाली पदयात्रा, लेकिन तय जगह पर पदयात्रा की नहीं मिली मंजूरी। भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। तीसरी खबर, देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। ब्रिज के ऊपर से दौड़ी ट्रेन और नीचे से निकले पानी के बड़े बड़े जहाज। इधर रामनवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। सियासी तनाव और हंगामे की आशंका को देखते हुए बंगाल पुलिस हाई अलर्ट पर रही। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार पर सबकी नजरें इस वजह से टिकी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस त्योहार को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल चल रहा था। कई हिस्से में तनाव भी था। हालांकि राहत की बात यह है कि शाम तक कहीं से भी उपद्रव या झगड़े की कोई खबर नहीं आई। अकेले कोलकाता में करीब 60 जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद त्योहार मनाया गया। छात्रों ने कहा कि जब यूनिवर्सिटी में सारे त्योहार मनाए जाते हैं तो फिर रामनवमी क्यों न मनाई जाए। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा निकालने के लिए सशर्त इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि रैली में हथियारों और डीजे का इस्तेमाल न किया जाए। हालांकि फिर भी कई जगह डीजे का इस्तेमाल हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जुलूस में शामिल होने वालों के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना जरूरी, फिर चाहे वो नेता ही क्यों न हो। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का त्योहार मनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया था। तमाम शहरों में बड़े बड़े आयोजन किए गए, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चारों तरफ भगवा ध्वज लहरा रहे थे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रामधुन पर झूम रहे थे। बीजेपी की बंगाल इकाई ने प्लान बनाया था कि पूरे बंगाल में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों को इस यात्रा में शामिल कराया जाए। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम पहुंचे। इस खास मौके पर उन्होंने यहां राम मंदिर की नींव रखी और पूजा अर्चना के बाद चुनावी संदेश दे दिया। मोदी जी का स्लोगन है, ये जमीनी हकीकत है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी वो 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है। राम की भक्ति में टीएमसी के नेता भी डूबे दिखाई दिए। सांसद कल्याण बनर्जी हुगली के हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पर ईद में मुस्लिम भाइयों हम लोग को इनवाइट कर, हम ईद मिलन में शामिल हुए थे, सिमुई खाने के लिए गए थे और अब जब रामनवमी है, मुस्लिम भाइयों सब शामिल है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी त्योहारों के जरिए अभी से ही नजर आने लगी है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी भगवान राम का जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर खुद सूर्य किरणों ने रामलला के माथे पर सूर्य तिलक किया। आस्था और विज्ञान का यह अद्भुत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला की प्रतिमा के मस्तक पर तिलक करती रही। सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल से होते हुए गर्भगृह तक पहुंच रही थी। धार्मिक मान्यता के हिसाब से जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय स्वयं भगवान सूर्य 1 महीने तक उनकी लीला देखते रहे थे। इसलिए ये 4 मिनट का सूर्य तिलक बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं सूर्य तिलक से पहले रामलला को स्नान कराया गया, उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। रामनवमी के मौके पर रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, जिन पर ड्रोन से सरयू के जल का छिड़काव किया गया। इस दौरान पूरा अयोध्या धाम जय श्री राम के जयकारों से गूंजने लगा। जहां एक तरफ ड्रोन से पूरी रामनगरी की निगरानी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से राम भक्तों पर सरयू के जल का छिड़काव किया गया। जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, उन पर आप देखिए कि किस तरीके से सरयू का जल और केवड़ा बरसाया जा रहा है ड्रोन कैमरे के जरिए।
वहीं सरयू के जल की बारिश देख राम भक्त खुशी से झूम उठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते नजर आए। योगी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो न होते तो ऐसा भव्य होता ना। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सुगम व्यवस्था। जो ड्रोन के द्वारा वाटर फॉलिंग की जाए वो भी बहुत अच्छी है। जिस ड्रोन से राम भक्तों पर सरयू जल की बारिश की गई, उस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। ड्रोन को खास जल का छिड़काव करने के लिए तैयार किया था, जो एक बार में 20 लीटर पानी लेकर उड़ता और 1 घंटे तक राम भक्तों पर सरयू जल का छिड़काव करता। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में आपसी भाईचारे और राम भक्ति की अनूठी तस्वीर भी देखने को मिली। रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर बाबरी मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने फूल बरसाए और रामनवमी की बधाई भी दी। राम जन्मोत्सव पर इकबाल अंसारी ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए अयोध्या आए राम भक्तों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी है कि ये धार्मिक नगरी है। यहाँ हर धर्म के हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है और सभी का सम्मान है। इकबाल अंसारी के द्वारा की गई पुष्प वर्षा से राम भक्त काफी उत्साहित दिखे और जय श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। सुबह से ही सरयू स्नान कर रहे हैं और भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव की धूम मचा रहे हैं। तो ऐसे में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की है। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में भव्य सजावट की गई, जिसे देखकर भक्तों को त्रेता की याद आ गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में रामनवमी मनाई। भगवान राम को भारत की अनेकता में एकता का सूत्र बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों को रामनवमी की बधाई। रामनवमी के दिन योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में थे, जहां योगी ने भक्ति भाव के साथ पहले कन्या पूजन किया। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए, उनके माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाया, कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई और माला पहनाई और कन्या पूजन के बाद बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन के बाद योगी ने लोगों को राम के महत्व को समझाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सम और विषम परिस्थितियों में चुनौतियों से जूझने के लिए सार्वजनिक जीवन हो, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। इसके साथ ही गोरखपुर में बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी लेकर उन्हें जोश से भर दिया। रामनवमी के दिन यूपी के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। ये पुलिस चौकी संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने बनी है। पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से यहां पुलिस चौकी बनाने की मांग की जा रही है। पुलिस चौकी का उद्घाटन डीएम और एसपी संभल ने किया। पूरी पुलिस चौकी को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया था। इस बीच पंडित जी ने शंखनाद किया और पूजा शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर अभी हवन भी हुआ, जिसमें डीएम एसपी समेत कई अधिकारियों ने आहुति दी। चौकी की शिलापट पर सत्यव्रत पुलिस चौकी लिखा गया है। वहीं इस शिलापट पर भगवत गीता का प्रमुख श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी लिखा गया है। चौकी को बनने में करीब 100 दिन लगे, जिसमें अब 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और एबीपी रिपोर्ट में अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर इसी गोदाम में भीषण आग लग गई है। विस्फोट से कई घरों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। जीवराज पार्क की ज्ञानदा सोसाइटी की यह घटना है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां एसी गोदाम में विस्फोट और भीषण आग लगी। कई घरों और वाहनों को भी इसमें नुकसान पहुंचने की खबर है। और साथ ही दुखद ये कि एक महिला और एक बच्चे की भी जान चली गई है। जीवराज पार्क की ज्ञानदा सोसाइटी के पास की घटना। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में कामयाब रही है। 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें लेकिन भयावह हैं, आप देखिए। धुएं का उठता काला गुबार ये बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भीषण थी, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान भी चली गई। कई दुकानों को और साथ ही वाहनों को भी नुकसान हुआ है। आसपास खड़ी हुई कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एसी का ये गोदाम जिसमें भीषण आग लगी, पहले विस्फोट हुआ जो बताया जा रहा है, जिसके बाद आग बढ़ती चली गई और बड़े स्तर पर यहां आग लगी। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, राहत इस बात की। लेकिन इस हादसे में दुखद घटना ये घटी है कि 2 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है, जिन दोनों की मौत हो गई आग की चपेट में आने से। जीवराज पार्क के पास ज्ञानदा सोसाइटी
जहां की यह घटना बताई जा रही है और तस्वीरें वाकई भयावह सामने आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर एसी गोदाम में भीषण आग लगने से यह हादसा हुआ। देखिए, गर्मियां आ चुकी हैं और देश भर के अलग अलग शहरों में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ने लगी हैं। यूपी के हापुड़ में मर्सिडीज कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई, तो संभल के थाना परिसर में खड़ी हुई कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मर्सिडीज कार तेज रफ्तार से हापुड़ नेशनल हाईवे 9 पर लखनऊ की ओर जा रही थी। अचानक कार से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर बाद पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि हाईवे पर धुएं का काला गुबार छा गया। आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठती नजर आई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर गाड़ियों का जाम लग गया। इधर संभल के हयात नगर थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों पर ऊपर से हाई टेंशन तार गिर गया। देखते ही देखते आग ने थाना परिसर में कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि थाने के अंदर पुलिसकर्मी भागने पर मजबूर हो गए। 30-35 गाड़ियां इस भीषण अग्निकांड में राख हो गई। वहीं थाना परिसर को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी डॉक्टर ने खुद को ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर बताते हुए 7 लोगों की हार्ट सर्जरी कर डाली, जिसकी बाद में जिनकी मौत हो गई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसको डॉक्टर पर शक हो गया। पीड़ित व्यक्ति ने कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई तो फर्जी डॉक्टर फरार हो गया। इसके अलावा इस मिशनरी अस्पताल में पिछले 1 महीने में फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों की हार्ट सर्जरी की थी। ऑपरेशन के बाद इन सभी मरीजों की मौत हो गई। वहाँ से सारे दस्तावेज कार्डियक डिपार्टमेंट के जब्त किए गए, तो वहाँ पे अस्पताल में अफरा तफरी मची, तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के इस महाठग ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध डॉक्टर एन जॉन केम नाम से डिग्री और डॉक्यूमेंट लगाकर अस्पताल में नौकरी पाली। जिस फर्जी डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं, उसका नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है। हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में ये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा। सवाल यह है कि आरोपी फर्जी डिग्री के सहारे इतने समय से नौकरी कर रहा था और अस्पताल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। भारत के इंजीनियर्स का अद्भुत चमत्कार, पंबन ब्रिज आज से ट्रेन और पानी के जहाजों की आवाजाही के लिए खुल गया है। पीएम मोदी ने रामनवमी के दिन इस ब्रिज का उद्घाटन कर रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालुओं को खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, ट्रेन तेजी से पंबन ब्रिज पर दौड़ पड़ी। ट्रेन के गुजरने के बाद पंबन ब्रिज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, क्योंकि उसके नीचे से एक जहाज को गुजरना था। जब ब्रिज पूरी तरह ऊपर चला गया तो जहाज आसानी से ब्रिज को पार कर समुद्र में बढ़ने लगा। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का पुराना पुल जर्जर हो गया था और उस पर 2 साल से आवाजाही बंद थी। 2019 में पीएम मोदी ने नए पुल की नींव रखी, जो कि 6 साल में बनकर तैयार हो गया और अब इसे रामेश्वर जाने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है। लोग इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक बटन दबाने से ब्रिज लिफ्ट होकर 22 मीटर ऊपर ऐसे उठ जाता है और जब शिप पार हो जाती है तो ब्रिज ट्रेन के ट्रैक को जोड़ने के लिए नीचे चला जाता है। इस ब्रिज को स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है। इस पर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में जिस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, वो समुद्र पर इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है, क्योंकि ये भारत का पहला वर्टिकल समुद्री ब्रिज है जो 72 मीटर तक लिफ्ट की तरफ उठ सकता है, जो जहाज को नीचे से गुजरने की सुविधा देता है। ये इतना मजबूत है कि 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी। अगर पुल पर कोई खतरा हुआ तो अलर्ट करने के लिए ट्रेन में स्टॉप सेंसर लगे हुए हैं। ये पुल 2.08 किलोमीटर लंबा है। 40 साल तक इसके मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समुद्र के ऊपर बना ये रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है, मतलब एकदम हाईटेक है। और अब बात करेंगे, देखिए, रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया और रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद जनता के बीच पहुंचे तो भाषा विवाद पर बड़ा बयान भी दे दिया। रामेश्वरम में रोड शो, रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और पंबन ब्रिज के उद्घाटन के बाद रामेश्वरम में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री को सुनने बड़ी संख्या में लोग आए थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु की धरती पर ही भाषा विवाद को लेकर डीएमके के नेताओं से पूछ लिया कि वो तमिल में सिग्नेचर क्यों नहीं करते। तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता
तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। पीएम ने तमिलनाडु सरकार से तमिल भाषा में मेडिकल कोर्स जारी करने को कहा ताकि अंग्रेजी ना जानने वाले गरीब परिवार के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। हरिद्वार में अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। इस बार हरिनगर कॉलोनी में बने अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। प्रशासन की टीम जैसे ही बुलडोजर लेकर यहां पहुंची, लोगों ने सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने पहले बाहर की दीवार गिराई और फिर उन हिस्सों को ढहा दिया जहां टीन डालकर कच्चे मकान बनाए गए थे। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई। अब तक हरिद्वार में 10 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल तोड़े जा चुके हैं और कई अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई बाकी है। ये एक्शन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 11 अप्रैल से बिल के विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में। संसद में लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस चर्चित बिल पर अपनी मोहर लगा दी है। सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि नए कानून से देश में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा और उसके गलत इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। वक्फ बिल गरीब मुसलमान भाई बहनों के हित को साधने का कानून है। अगर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहा है इसको लेकर, तो देखिए वो उनका अधिकार है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन एक वकील होने के नाते आपको इतना जरूर कहूंगी कि जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय यही पाएगा कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। बोर्ड ने कहा कि 11 अप्रैल शुक्रवार से नए वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की शुरुआत होगी। ये प्रदर्शन 1 हफ्ते चलेगा। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन करेगा। तो एक तरफ वक्फ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी वक्फ बिल पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। तेजस्वी का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और वक्फ बिल बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। तेजस्वी के बयान के विरोध में बिहार बीजेपी के नेता भी उतर पड़े। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी सरकार बनाने के कोरे सपने देख रहे हैं। बेचारे की सरकार कहाँ में आना। लालू प्रसाद जी ने उस लायक उनको छोड़ा है क्या? पहले मुंह बचा के चले, मुंह छुपाना पड़ रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख सकता है। आखिर बिहार में तो सरकार उनकी बन नहीं रही। ये कानून भारत की पार्लियामेंट का है, बिहार में उनको बहुमत नहीं मिल रहा है। बिहार के बाहर तेजस्वी कहीं है नहीं। बता दें कि बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की तादाद 50% है। इसीलिए महागठबंधन नए वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर उसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। अब से कुछ देर पहले शाहीन बाग में वक्फ एक्ट के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाली। हालांकि जिस जगह पदयात्रा होनी थी, प्रशासन ने वहां पर पदयात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। पदयात्रा की खबर के बाद शाहीन बाग में बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। श्रीलंका दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात और अनुराधापुरा में ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी के इस दौरे को श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध के रूप में देखा जा रहा है, जिससे चीन परेशान हो सकता है। बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी 4 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचे, जहां कोलंबो में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ गर्मजोशी से शानदार स्वागत किया गया। पीएम से मिलने के लिए भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों श्रीलंकाई और प्रवासी भारतीय सड़कों पर खड़े थे। पीएम ने लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में कई समझौते किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा संकट के समय खड़ा रहा है। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। पीएम मोदी से मिलने श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी भी आए थे। दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने महाबोधि मंदिर में दर्शन किए और बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और अनुराधापुरा में ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। श्रीलंका से लौटते वक्त पीएम मोदी ने आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन किए और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि हम सभी पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि श्रीलंका के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, डिफेंस और हेल्थ के साथ ही मल्टी सेक्टर में 7 एमओयू पर सिग्नेचर किए गए। त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी। ये समझौता चीन पर नजर रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन समझौतों से भारत की श्रीलंका में मौजूदगी बढ़ेगी और हिंद महासागर में चीन की चाल पर नजर रखी जा सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने चीन का नाम लिए बगैर उसे कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वस्त करते हुए कहा कि श्रीलंका अपने जमीन का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। ये साफ कर दिया गया है। देखिए, कोलंबो यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंका के लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ भी खास चर्चा की। इस चर्चा में 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम के खिलाड़ी भी शामिल रहे। सनथ जयसूर्या, चामिंडा वास, अरविंद डी सिल्वा समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने पीएम के साथ क्रिकेट पर चर्चा की और इस दौरान पीएम ने कहा कि 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ियों की आक्रामक शैली ने T20 क्रिकेट को जन्म दिया। वहीं जयसूर्या ने पीएम से जाफना में हाई क्वालिटी क्रिकेट ग्राउंड निर्माण के लिए सहयोग की मांग की। आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, दोनों ने एक प्रकार से क्रिकेट दुनिया को बदल दिया और मैं तो मानता हूं अगर T20 का जन्म हुआ तो 96 की आपके मैच के तरीके में से पैदा हुआ है। To show the world that रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने अपनी 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। अनंत तड़के श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए और उनके पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने जय द्वारकाधीश के उद्घोष से उनका स्वागत किया। पदयात्रा के अंतिम दिन अनंत अंबानी के साथ उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी शामिल हुए। दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने सभी श्रद्धालुओं को रामनवमी की बधाई भी दी। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे। अनंत ने अपनी यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से शुरू की थी। भीड़ भाड़ और सिक्योरिटी की वजह से अनंत अक्सर रात में यात्रा करते थे। 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन भी है। अनंत अपना 30वां जन्मदिन द्वारका में ही मनाने जा रहे हैं। इधर बीजेपी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर आज सुबह से बूथ स्तर पर विधानसभाओं में दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी और जिलों पर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले झंडा फहराया और बताया कि पिछले 45 सालों में बीजेपी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी बीजेपी का झंडा फहराया गया। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के नेताओं ने जनसेवा का संकल्प दोहराया। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हमारे लिए बहुत गौरव वाला क्षण है कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य दिया है।
पटना में झंडा फहराने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और फिर भारत माता और वंदे मातरम के जय घोष के साथ बीजेपी का झंडा फहराया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।